दुबई वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग और पाम आइलैंड का शहर है, जहां पर पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। दुबई वर्ल्ड की सबसे इंक्रेडिबल टेक्नोलॉजी और अनबिलीवेबल मेगा प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ की पुलिस लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और फरारी जैसी सुपर कारों से चलती है। यदि यहाँ पर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुबई ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है। दुबई वर्ल्ड का पहला एयर कंडीशन सिटी बनने वाला है, यानी कि दुबई टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला वर्ल्ड का पहला सिटी बनेगा। पर आज जो दुबई है वो पहले ऐसा नहीं था। केवल 40 ईयर पहले दुबई एक बंजर भूमि था जो पूरी तरह से रेगिस्तानी रेत से ढका हुआ था। एक्सपर्ट का माने तो यहाँ पर एक नॉर्मल बिल्डिंग भी खड़ा करना इम्पॉसिबल सा था। लेकिन कुछ ही दशकों में अचानक दुबई बदल कैसे गया। दुबई रेगिस्तान से हट करके दुनिया का सबसे बिजी, सबसे शानदार और सबसे डेवलप सिटी में से एक बन गया। इसका शहरी विकास इतना मैजिकल रहा है कि इसकी इकोनॉमिक और रेसिडेंशियल पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए समुद्र के बीच मिट्टी डलवाकर आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाए गए। मैं बात कर रहा हूँ मीलों लंबी बनी कोस्ट लाइन और प्राइवेट बीचों के बारे में। पर एक सवाल जो अभी भी बना हुआ है कि आखिर दुबई के पास ना पैसा आया कहां से। ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दशकों में दुबई ने दुनिया के सबसे शानदार और सबसे रिचेस्ट शहर को जन्म दिया। मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि दुबई के पास ऑयल है तब यह सब संभव हो पाया। पर मैं आपको बता दूं कि आपका सोच पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि दुबई के पास ना ऑयल है ही नहीं जितना कि उसके आसपास के शहरों के पास है। दुबई के जीडीपी का केवल 1% हिस्सा है उसके ऑयल से आता है। यदि अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि तब आखिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से, वह इतना हाईली डेवलप कैसे हो गया, इसके डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रही होगी, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यह कई सारे लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन दुबई सुपर याट और लैम्बोर्गिनीज का शहर होने से पहले एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। मैं किसी ट्रेडिशनल फिशिंग के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक टाइप के फिशिंग के विषय में बात कर रहा हूँ, जो मोतियों के लिए मछलियों को पकड़ने का काम करते थे। देखिए, 19वीं सेंचुरी में दुबई की आबादी जनजातियों से बनी थी, जिसका बाहरी दुनिया से या फिर बड़े परिवर्तनों से खास संबंध नहीं था। उस एरिया का अन्य एरिया के साथ काफी विवाद भी था। अधिक विशेष रूप से दुबई की पॉपुलेशन को उसके पड़ोसी क्षेत्र अबू धाबी से लगातार खतरा बना हुआ था। हाँ, मुझे पता है कि आज अबू धाबी और दुबई एक ही कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हिस्से हैं, लेकिन वे एक कंट्री के हिस्सा बनने से पहले काफी ज्यादा लड़ते झगड़ते थे। हालांकि यह काफी हद तक दुबई के लिए एक ऐतिहासिक लाभ भी था। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। क्षेत्रों के आपस में संघर्षों ने इस एरिया को अनस्टेबल और डेंजरस बना दिया। हम न केवल युद्धों के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि दास व्यापार और सबसे बढ़कर समुद्री डकैती के बारे में बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि चोरी और सुरक्षा की कमी यूनाइटेड किंगडम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। ध्यान रखें कि उस समय भारत, हांगकांग और बाद में मिस्र जैसे एरिया पर ब्रिटिशर का कब्जा था। इसका मतलब है कि उन्हें अक्सर अपने जहाजों के साथ अरब क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे समुद्री लुटेरे उन्हें अक्सर लूट लिया करते थे, जो कि यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए ब्रिटिशर ने दुबई और उसके आसपास के शेखों से बात करके एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ब्रिटिशर ने प्रत्येक क्षेत्र के प्रोटेक्शन की गारंटी दी और परस्पर विरोधी क्षेत्र के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दुबई और उसके आसपास के एरिया आपस में काफी ज्यादा लड़ते झगड़ते थे और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशर इसमें इन्वॉल्व हुए और इसके बदले में भी अरब पोर्ट को एज ए कमर्शियल यूज करने के लिए कहा और यहीं से दुबई की इकोनॉमी फलने फूलने लगी। पर्ल बिजनेस के अलावा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और ट्रेड के बदौलत दुबई के निवासी ढेर सारा पैसा अर्न करना शुरू कर दिया। इसके बाद दुबई ने ट्रेडर्स को अपने बिजनेस करने के लिए या फिर अपने शिप की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए टैक्स फ्री कर दिया। आप यह कह सकते हैं कि दुबई यूरोप और एशिया के बीच एक प्रकार का कमर्शियल स्टॉप ओवर बन गया, जिसका विशेष रूप से उन कमर्शियल रूट पर इम्पैक्ट पड़ा जो इंडिया और फारस को जोड़ते थे। लेकिन यह कमर्शियल गोल्डन एरा 1930 तक ही चला और इसके बाद यानी 1930 से 1960 के बीच 3 चेंजेस हुए, जिसने दुबई को पूरी तरीके से संकट में डाल दिया। पहला, ग्लोबल ट्रेड में भारी गिरावट था। 1930 के दशक के महामंदी और सेकेंड वर्ल्ड वार ने दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नीचे ला दिया और इसके साथ ही इसने दुबई पोर्ट के अधिकांशतः कमर्शियल बिजनेस को भी नीचे ला दिया। दूसरा चीज जिसने दुबई को डुबोया था वह था आर्टिफिशियल पर्ल की खोज। जब जापान ने आर्टिफिशियल पर्ल की खोज कर ली, तब दुबई के नेचुरल पर्ल के बिजनेस का मूल्य घट गया और वह कुछ साल बाद पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। लेकिन इसके अलावा जो तीसरा और अंतिम कारण था जिसने दुबई की इकोनॉमी को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया, वह था तेल की खोज। देखिए, मैं दुबई में ऑयल की खोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अबू धाबी में तेल की खोज की। लेकिन अबू धाबी में तेल के मिलने से वह दुबई के लिए प्रॉब्लम कैसे बन गया, आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, अबू धाबी में ऑयल के मिलने से लोग वहाँ पर जाकर शिफ्ट होना शुरू हो गए, जिससे दुबई की आबादी घटने लगी और इन्वेस्टमेंट भी बंद हो गया। लेकिन इसके बाद दुबई में कुछ ऐसा होता है जो दुबई को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आइए जानते कि एक्चुअल में हुआ क्या था।
ईयर 1958 में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम बनते हैं। इन्होंने रियलाइज किया कि दुबई को डेवलप करने के लिए इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को बदलना जरूरी है। क्योंकि दुबई के पास ऑयल नहीं था, इसलिए इसकी इकोनॉमी को दूसरे तरीके से बढ़ाने की जरूरत थी। जैसा कि हम सब पहले ही जान चुके हैं कि दुबई के पास पर्ल बिजनेस का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन दुबई में जो दशकों पहले हुआ था उसे दोहराया जा सकता था। जैसे ट्रेडर्स को लीगली प्रोटेक्शन देना, बिना किसी कस्टम ड्यूटी और टैक्स के पोर्ट ऑफर करना। लेकिन ऐसा करने के लिए दुबई को पहले मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ढलना पड़ा और इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ा। मैं डैम्स, क्रेनों, ट्रकों की ट्रेवलिंग के लिए वाइल्ड रोड और फॉरेनर ट्रेडर्स के लिए हवाई अड्डों के विषय में बात कर रहा हूँ। इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए शेख राशिद ने उधार लेना शुरू कर दिया और ईयर 1960 में अपना पहला हवाई अड्डा बनवाया। इस नए वेंचर से कई सारे होटल, मेरी टाइम ट्रेड सर्विस और फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट उभरने लगे। लेकिन कुछ ही साल बाद दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ चीजें बहुत ही बेहतर हो गयी। पहला यह था कि 1966 में दुबई में ऑयल मिलता है, लेकिन यह पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पर इससे कुछ पैसे आने लगे जो कई सारे प्रोजेक्ट को लाइफ दिया। दूसरा 1971 में 6 एमिरेट्स मिलकर एक कंट्री बनाते हैं जिसे यूएई कहा गया और सातवां एमिरेट जो रस अल खैमा था वह फरवरी 1972 को जुड़ता है। शेख राशिद ने सभी एमिरेट्स के रूलर को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इसलिए 1973 में कतर और दुबई के रियाल के स्थान पर दिरहम को लाया गया। इसके बाद शेख राशिद ने 1979 में एक पोर्ट बनवाया जिसका नाम जेबेल अली पोर्ट रखा गया। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम कर रहा था, जिससे यह पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का हब बन गया और इसी कारण की वजह से प्रेजेंट टाइम में यह वर्ल्ड का 9वां सबसे बिजी पोर्ट है। लेकिन इसके अलावा दुबई में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दुनिया भर के व्यापार का लगभग 10% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। दुबई की आगे की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना होगा। क्या आप मुझे दुबई में स्टैब्लिश किसी एक कंपनी का नाम बता सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक नाम जरूर आएगा, एमिरेट्स एयरलाइन। इस एयरलाइन के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। दुबई के इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बीच कुछ अजीब सा लगता है। मेरा मतलब है कि 1918 के टाइम में दुबई गवर्नमेंट एक पब्लिक एयरलाइन सेटअप क्यों करना चाहती थी? क्या दुबई गवर्नमेंट के पास अपने पैसों के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेहतर चीजें नहीं थी और इसका क्या एडवांटेज था? इसका आंसर है कि एमिरेट्स एयरलाइन केवल एक एयरलाइन कंपनी नहीं थी जिसे फ्लाइट से पैसे कमाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक प्योर इन्वेस्टमेंट था। एक ओर इसने पूरी दुनिया में इसका नाम बढ़ाया और दूसरी ओर इसने इसे मिडिल ईस्ट के मिडिल में दुनिया को जोड़ने वाले क्षेत्रों में से एक बना दिया। जब शहर की कमर्शियल और मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात आती है तो दुबई के शेख रियल एक्सपर्ट साबित हुए हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की स्थापना के साथ दुबई में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शेख राशिद ने 1985 में ही अनाउंस कर दिया था कि दुबई का जेबेल अली पोर्ट कमर्शियली फ्री जोन हो गया है, यानी कि यहाँ से जितनी भी शिपें गुजरेंगी उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी, री एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स या फिर सामान स्टोर करने के लिए किसी भी प्रकार का कस्टम ड्यूटी नहीं देना होगा। और इसी कारण की वजह से कई सारी कंपनियों के लिए यह जगह स्वर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट का सारा रिटर्न मिलने लगा। इस वजह से यहाँ पर कई सारे बड़े इन्वेस्टर भी आए और यहीं से दुबई के जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा आने लगा। अब दुबई एक हाईली डेवलप्ड सिटी की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा और इसका सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद को। लेकिन अक्टूबर 1990 में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और दुबई के नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद। यह भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी की दिशा में खूब काम किया। अब मोहम्मद राशिद कमाई के दूसरे तरीका पर फोकस किया। असल में वे दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे और इसके बाद दुबई में कई सारे लग्जरियस होटल भी बनवाए गए और साल 1994 में दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब होटल बनना शुरू हुआ और यह 5 साल बाद बनकर तैयार हो गया। इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनवाया गया था। इसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को की गई। जहाँ पर एक नॉर्मल बिल्डिंग भी खड़ा करना इम्पॉसिबल था, वहाँ पर मोहम्मद राशिद ने दुनिया भर के आर्किटेक्चर को बुलवाकर बिल्डिंगों की लाइन लगा दी और समुद्र में मिट्टी डलवाकर एक पूरी की पूरी सिटी ही बसा दी। इसके बाद दुबई में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह था वाटर का और इसके लिए दुबई में एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया जिसने समुद्र के खारे पानी को भी पीने लायक बना दिया, जिससे यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। यह सब हो ही रहा था कि इन्होंने पूरी दुबई को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे दुनिया भर के जितने भी रिचेस्ट बिजनेसमैन थे उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस और हेडक्वार्टर दुबई में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं सभी चीजों का रिजल्ट आज हमें दुबई में देखने के लिए मिलता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।